सीएम योगी ने किया मेरठ दौरा। 1857 की क्रांति के वीरों को नमन करने पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी बोले, ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो हमें आज भी बांटना चाहते हैं। योगी कैबिनेट की बैठक में खिलाड़ियों को सौगात, सीधे राजपत्रित अधिकारी बनने का मौका। बैठक में यूपी विधानसभा सत्र 23 मई से शुरू करने पर हुआ फैसला। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद सर्वे पर आज आ सकता है फैसला। जज ने जरूरत पड़ने पर खुद शामिल होने की बात कही। एक बार फिर वाराणसी की जिला अदालत ने सर्वे को लेकर सुनवाई होगी। भीलवाड़ा में फिर सांप्रदायिक तनाव। बीजेपी हिंदू संगठनों ने बुलाया बंद। 24 घंटे के लिए रोकी गई इंटरनेट सेवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं संभव टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अवसर पर मेरठ में 1857 की क्रांति के वीरों को नमन करने पहुंचे। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइंस पहुंचे। इसके बाद शहर में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इसके बाद सीएम योगी विक्टोरिया पार्क पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस क्रांति दिवस के अवसर पर बाबा ओगरनाथ की धरती को नमन करता हूं, वहीं सभी क्रांतिकारियों को नमन करता हूं। ये वर्ष महत्वपूर्ण है, हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जिनके नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। वहीं हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मेरठ की क्रांति धरा अमृत महोत्सव से सीधे जोड़ती है। अमृत महोत्सव में इस क्रांति की धरा का महत्व और भी बढ़ जाता है। याद करिए, आज से 75 वर्ष पूर्व देश जब आजाद हुआ था, उस आजादी के 90 वर्ष पहले बैरकपुर में जो क्रांति की लौ प्रज्वलित हुई थी, मेरठ ने कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में उसे एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य किया था। शहीद मंगल पांडे ने जो लो वहां प्रज्वलित की थी, वह लो जलते हुए देश के अलग अलग क्षेत्रों में, कहीं मंगल पांडे उसको नेतृत्व दे रहे हैं, कहीं शहीद बंधु सिंह ने नेतृत्व दे रहे हैं, कहीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उसे नेतृत्व दे रही थी, कहीं पर नाना साहब और कहीं त्याता टोपे उसे नेतृत्व दे रहे थे, और कहीं कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में लड़ाई आगे बढ़ते हुए दिल्ली तक चढ़ती है। और यह पहली देश के स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है जिसमें पूरा देश जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सब से ऊपर उठ करके भारत की स्वाधीनता के लिए एकजुट होकर के एक रोटी और कमल को चिन्ह मान करके, आदर्श मान करके इस लड़ाई को लड़ रहा था। और इसीलिए वीर सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्र समर कहा था, जिसे अंग्रेज एक सामान्य विद्रोह मानते थे। वह सामान्य विद्रोह नहीं था, वह भारत की आजादी का सामूहिक रूप से भारत की जनता का, भारत के किसानों का, भारत के मजदूरों का, भारत के युवाओं का, भारत के बुजुर्गों का, भारत की माताओं और बहनों का सामूहिक प्रयास प्रथम स्वतंत्र समर के रूप में हम सबके सामने था। और इसलिए 1857 का प्रथम स्वतंत्र समर में जो क्रांति की लौ फूटी थी, वह गांव गांव में जाकर के एक एक नागरिक के मन में देश की स्वाधीनता के बारे में एक नया उत्साह, एक नया उमंग प्रकाशित करते हुए उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर की थी। और देखते ही देखते सैकड़ों वर्षों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ता हुआ भारत मात्र 90 वर्ष के अंदर अपनी आजादी का आनंद ले रहा है। भाइयों बहनों, आज हम लोग जब क्रांति दिवस के इस अवसर पर देश के अमृत महोत्सव, आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर यहां पर उपस्थित हुए हैं, हम सबका सौभाग्य है। मैं बैठा हुआ था अभी बाहर
और जब मैं बाहर आपके साथ आंगन में था, इस फील्ड में था, तब मैं वहां पर अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष से बोल रहा था और श्री संजीव बालियान जी से भी कह रहा था कि देखिए कितना सुहावना मौसम है, कितना सुहावना मौसम है कि इस सुहावने मौसम में हमें अपने देश के उन महान क्रांतिकारियों, जिन क्रांतिकारियों की बलिदान के फलस्वरूप आज हमें आजादी का ये उत्सव देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है, उस उत्सव का आनंद हम ले रहे हैं इसलिए क्योंकि भारत माता के उन अमर सपूतों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए भारत माता की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए उस कालखंड में बलिदान किया था। आज उन्हीं का परिणाम है कि हम आजादी का उपभोग करते हुए विकास के बारे में एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आज हमारा सौभाग्य है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत पूरी दुनिया के अंदर नेतृत्व देता हुआ दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, मेरठ का अपना महत्व है। बाबा ओगड़नाथ जी का मंदिर युगों युगों से एक नई भक्ति और शक्ति की धरा के रूप में जानी जाती रही है। मेरठ के इतिहास को हम देखते हैं, महाभारत कालीन इतिहास, और अगर हम उससे भी नीचे अगर हम इसका अध्ययन करें तो भारत का नाम भारत पड़ा तो महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर ही ये परंपरा आगे बढ़ पाई। मेरठ का नाम उसमें भी आगे बढ़ता है। हमारे पास तो इतिहास केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं, हमारा भूगोल भी हमें और पूरी दुनिया को भारत के इतिहास का एहसास। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार की दोबारा वापसी के बाद दूसरी बार कैबिनेट बैठक हुई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। योगी सरकार की मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में सबसे अहम फैसला विधानसभा सत्र को लेकर किया गया। इस दौरान ये निर्णय लिया गया कि 23 मई से शुरू किया जाएगा। बैठक में सभी ने इसे मंजूरी दी। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में कुल 13 प्रस्ताव पारित हुए हैं, जिनमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव खिलाड़ियों से संबंधित लिया गया। खिलाड़ियों की नियुक्ति संबंधी इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी दी गई। इसके साथ ही नियुक्ति संबंधी अन्य प्रस्तावों को भी इस दौरान कैबिनेट की मंजूरी मिली। योगी कैबिनेट की ओर से मंजूर किए गए कुल 13 प्रस्तावों को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी और अब कैबिनेट मंजूरी मिलने के बाद सभी संशय खत्म हो गए हैं। आज उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद के समक्ष कुल 13 प्रस्ताव थे, जिसमें से जो कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव ऐसे हैं जो आपके सामने चर्चा के लिए हैं, इसलिए मैं उसको ब्रीफ कर दे रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों को राजपत्रित पदों पर नियुक्ति के संबंध में एक मंत्रिपरिषद ने प्रस्ताव पास किया है कि 24 पदों पर 9 विभागों में सीधे राजपत्रित तैनाती की जा सकेगी। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक समिति है, उस समिति के द्वारा उसका चयन होगा। प्रदेश में खेल संस्कृति के विकास तथा खेलों में उत्कृष्टता लाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में से 9 विभागों के चिन्हित 24 राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। 24 पद 9 विभिन्न विभागों यथा ग्राम विकास विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, गृह विभाग, पंचायती राज विभाग, युवा कल्याण विभाग, परिवहन विभाग, वन विभाग एवं राजस्व विभाग के हैं, जो लोक सेवा आयोग की परिधि के हैं, लेकिन इनको लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर किया गया। 9 विभागों के उक्त 24 राजपत्रित पदों को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर किए जाने के संबंध में लोक सेवा आयोग की सहमति के उपरांत कार्मिक विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में यथा आवश्यक संशोधन करते हुए उक्त सब पदों को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर कर दिया गया है। कार्मिक विभाग द्वारा किए गए संशोधन के आलोक में प्रश्नगत नियमावली प्रख्यापित किया जाना। ये जो अंतर्राष्ट्रीय खेल है उसमें खास तौर से 2-3 बातें आपको जानकारी दे दें। ये एशियन ओलंपिक गेम्स हैं, एशियन गेम्स हैं,
और कॉमनवेल्थ गेम्स है। कोई वर्ल्ड कप भी इसमें शामिल है। और खास तौर से जो विभाग जिसमें 24 लोगों की नियुक्ति की जा रही है, ये विभाग जो आज कैबिनेट के द्वारा पास किया गया, ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर 4, डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर 1, असिस्टेंट डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स 2, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO 4, BSA 1, असिस्टेंट डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स 2, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस 7, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर 2, डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर एंड प्रादेशिक विकास दल ऑफिसर 2। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सर्वे पर सस्पेंस से पर्दा उठ सकता है। एक बार फिर वाराणसी की जिला अदालत में सर्वे को लेकर सुनवाई होगी, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि अदालत आज कोई न कोई आदेश जारी कर सकती है। वाराणसी की अदालत इस मामले में आज दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगी। ये उम्मीद इसलिए भी जगी है क्योंकि मंगलवार को सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि जरूरत पड़ी तो कोर्ट खुद मौके पर जाएगा और कमीशन की कार्रवाई करवाएगा। अदालत में सुनवाई के दौरान जज की इस टिप्पणी पर दोनों पक्षों ने खुशी जताई। दोनों पक्षों का कहना है कि जज की मौजूदगी में सर्वे होगा तो इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। इससे पहले कोर्ट कमिश्नर को बदलने के सवाल पर अदालत में दोनों पक्षों में खूब बहस हुई। हिंदू पक्ष ने दलील दी कि सर्वे का काम शुरू हो चुका है, जबकि मुस्लिम पक्ष की दलील है कि दोबारा सर्वे का काम कराया जाए। वहीं हिंदू पक्ष का कहना है कि मौजूदा कोर्ट कमिश्नर से ही सर्वे पूरा कराया जाए, जबकि मुस्लिम पक्ष ने कहा कि कोर्ट कमिश्नर पर सवाल उठे हैं, उन्हें बदला जाए। फिलहाल सबकी नजर वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले पर टिकी है। अब देखना है कि जज सर्वे की नई तारीख क्या देता है। बीते दिनों हुए बवाल के बाद राजस्थान के भीलवाड़ा में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। दरअसल यहां पर मंगलवार की रात एक 22 साल के युवक की कथित तौर पर दूसरे समुदाय के लोगों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक ये विवाद पैसों को लेकर शुरू हुआ और युवक की हत्या कर दी गई। वहीं घटना के बाद लोगों में रोष फैल गया। अब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागरण मंच ने भीलवाड़ा में बंद बुलाया है। वहीं प्रशासन ने माहौल को देखते हुए इंटरनेट सेवाओं को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया है। इंटरनेट सेवा कल सुबह 6 बजे बंद रहेगी। बता दें कि ये घटना भीलवाड़ा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र की है। यहीं बीती मंगलवार को रात शास्त्री नगर क्षेत्र में एक मिठाई की दुकान के पास कुछ लोगों का पैसों को लेकर विवाद हो गया। इसे एक समुदाय के कुछ लड़कों ने दूसरे समुदाय के लड़कों पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे 22 वर्षीय युवक घायल हो गया। वहीं घायल को अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद इलाके में तनातनी हो गई और प्रशासन को कई कदम उठाने पड़े। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में खिलाड़ियों सहित दर्शकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए और विशेष तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इंडिया यूथ गेम्स 2021 के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए मंगलवार को गुरुग्राम में प्रमोशनल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल के साथ कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल, खेल और युवा मामले राज्य मंत्री संदीप सिंह, गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत यादव, खेल और युवा मामले विभाग के अधिकारियों और खिलाड़ियों सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने जनता को संबोधित भी किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इन खेलों के लिए 25 दिन यानी 600 घंटे बाकी रह गए हैं। ये कार्यक्रम सभी को संदेश देने के लिए है कि सभी को इन खेलों में भाग ले रहे हैं। खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए आगे आना है। ये जो कार्यक्रम है ये केवल पंचकुला में ही होंगे ऐसा नहीं है, कुछ इवेंट्स उसके अलावा भी, जैसे चंडीगढ़ में भी जो पंजाब यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ में, उसके परिसर में भी तीरंदाजी और फुटबॉल के खेल वहाँ होंगे। और अंबाला में तैराकी और जिम्नास्टिक ये अंबाला में होगी। तैराकी का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक बहुत बड़ा तैराकी का जो एक प्रावधान किया गया है वहाँ, वो भी नया जो है वो परिसर बना है। शाबाद में हॉकी और साइकिलिंग, हॉकी का क्योंकि केंद्र अपना शाबाद का ही जो है वो बहुत बड़ा केंद्र है,
और वो तो सीधा सीधा समर्पित हमारे संदीप सिंह जी को है, क्योंकि संदीप सिंह जी भी शाहबाद के ही रहने वाले हैं और हॉकी की टीमें जो निकलती हैं उसमें अधिकांश खिलाड़ी हमारे शाहबाद क्षेत्र के ही होते हैं। दिल्ली में भी शूटिंग का कार्यक्रम वो दिल्ली के अंदर चलेगा, ये प्रतियोगिता दिल्ली के अंदर होगी। तो ऐसा एक प्रकार से विस्तृत कार्यक्रम बना है। इसमें पूरे हरियाणा के अंदर ये जो कार्यक्रम होंगे, न केवल खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी, हम चाहेंगे कि पूरे हरियाणा के वहां पहुंचे, हर जिले से, खास करके विद्यार्थी, खिलाड़ी, इन सबको हर दिन अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग लोगों को अलग अलग खेलों के हिसाब से रुचि रखने वाले, उसका पूरा टाइम टेबल छपेगा, तो वहां लेकर के जाएंगे। दर्शक जितने उत्साह वर्धन करते हैं खिलाड़ियों का, उसका कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि दर्शक अच्छे हों, दीर्घा में बैठने वाले लोग, खेलों का आनंद लेने वाले लोग जिस उत्साह में होते हैं, खिलाड़ी भी उसी उत्साह में होता है। उत्साह तो करने वाले को जो देखता है उसके कारण से ज्यादा बढ़ता है। मानो मैं उदाहरण देता हूं, हम लोग यहाँ भाषण कर रहे हैं, ये भाषण तभी हमको आनंद आता है, सामने बैठे हुए तालियां बजाएंगे, भाषण सुनेंगे, तब आनंद आता है। और अगर हम भाषण करते रहे और सामने यानी या तो हो कोई नहीं, और हो है तो चुप करके बैठा है, हाथ पर हाथ रख करके कुछ नहीं करता है, तो भाषण देने वाले को भी कोई आनंद तो नहीं आता कि आनंद आया। लेकिन उत्साह वर्धन खिलाड़ियों का भी ऐसे ही होता है। तो मैं चाहूंगा कि हम ज्यादा संख्या में इन खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए, और अपना भी उसमें लाभ होता है। अपना लाभ यानी मनोरंजन तो होता ही होता है, बहुत सी चीजें देख करके भी आदमी सीखता है। केवल अभ्यास तो करने की बात बाद में आती है, पहले रुचि जागती है देखने से। तो हमारे जो युवा खिलाड़ी हैं वो ज्यादा वहां जाएं और इन खेलों को वहां देखेंगे, तो उसका एक आनंद उनको अपना आएगा, उसका लाभ भी उनको होगा। तो इस प्रकार से खेलो इंडिया का जो कार्यक्रम है, इसका प्रारंभ ये होने जा रहा है, और मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी का आभार भी प्रकट करूंगा कि इस बार ये गेम मेजबानी का जो अवसर है वो हरियाणा को दिया है। कोई भी प्रदेश जाके ला सकता था, लेकिन हरियाणा को अवसर मिला है, और किसी भी राष्ट्रीय स्तर के खेलों का ये अवसर शायद संदीप सिंह जी इस पर बताएंगे कि पहली बार शायद हमको मिल रहा है। इसमें जितना यानी ज्यादा भूमिका हमारी जो अच्छी से अच्छी भूमिका है उसको हम निभाएंगे, और हमारे जो खिलाड़ी हैं ये भी पदक लाने में सबसे आगे रहेंगे। अगर हमको ध्यान हो तो खेलो इंडिया 2020 का जो हुआ था उसमें हरियाणा का स्थान दूसरा स्थान रहा था, और कुल 200 पदक हमारे खेलो इंडिया के जो नौजवान खिलाड़ी हैं वो लेकर के आए थे। बहुत बड़ी टैली थी 200 पदक की। और इस बार तो क्योंकि मेजबान है, पदक तो खेल के ही लेना है, छीन के तो लेना नहीं है, लेकिन खेलने में हमारा अपना क्षेत्र हो, हमारे अपने खिलाड़ी हों, तो मैं चाहूंगा कि इस बार हरियाणा इन खेलों में प्रथम आए। ये सब खिलाड़ियों को एक उस प्रकार का असर जाता है। हरियाणा की धरती, ये मिट्टी ऐसी है, इस मिट्टी में खेल रमा हुआ है। गांव के अंदर हम देखते हैं अखाड़े बने हुए हैं, खेल के छोटे छोटे मैदान हैं, मिट्टी के अंदर खेलने का, खेल करके अपने शरीर को बलशाली करना, ये परंपरागत है यहाँ। और मैं तो ये कहा करता हूं कि जैसे हमारी मिट्टी कृषि भूमि है, हम कृषक प्रदेश हैं, तो कृषि प्रदेश होने के नाते से मिट्टी हमारी सोना उगलती है कृषि उपज के रूप में, वहां तो उपजता है सोना। लेकिन हमारा खिलाड़ी देश दुनिया में खेल करके सोना जीत के भी लाता है। तो सोना उगाना और सोना जीत के लाना ये हरियाणा की फितरत है। इसके अंदर हमने जैसे पदक तालिका अपनी देखी है, तो उसमें टोक्यो ओलंपिक में इस बार 7 में से 3 पदक ये हरियाणा के थे। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।